आप सुनने जा रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कहानी द बॉय हु ब्रोक द बैंक, यानी बैंक तोड़ने वाला लड़का। नाथू खुद से बड़बड़ाते हुए पीपल नगर बैंक की सीढ़ियां झाड़ रहा था, जो कि सेठ गोविंद राम की थी। उसने छोटी झाड़ू से जल्दी और लापरवाही से सफाई की, जिससे धूल का गुबार उसके सिर के ऊपर उठकर फिर से सीढ़ियों पर जम गया था। जैसे ही नाथू ने अपना डस्ट पैन यानी कि सुपड़ी को कूड़ेदान पर पटका, धुलाई वाले का बेटा सीताराम वहां से गुजरा। सीताराम कपड़ों का गट्ठर अपने सर पर बैलेंस करते हुए डिलीवरी करने जा रहा था। इतनी धूल मत उड़ाओ, उसने नाथूराम से कहा। क्या तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि वे अब तुम्हें 2 रुपए बढ़ाकर नहीं दे रहे? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, नाथू ने शिकायत की। मुझे तो अब तक मेरी नियमित तनख्वाह तक नहीं मिली है और आज महीने की 20 तारीख है। कौन सोच सकता है कि एक बैंक किसी गरीब आदमी की पगार रोक देगा? जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। एक हफ्ता भी और काम नहीं करूंगा यहाँ। और नाथू ने अपना डस्ट पैन कूड़ेदान पर कई बार पटका, अपनी बात को पुख्ता और हिम्मत बढ़ाने के लिए। खैर, तुम्हें शुभकामनाएं, सीताराम ने कहा। मैं तुम्हारे लिए किसी काम की तलाश करूंगा। वह नंगे पांव सड़क पर चलता चला गया, कपड़ों का बड़ा गट्ठर उसके सर और कंधों पर ढकता हुआ। चौथे घर में जहां उसने कपड़े पहुंचाए, सीताराम ने एक गृहिणी को यह कहते हुए सुना कि उसे एक सफाई वाले की जरूरत है। गट्ठर को कसते हुए उसने कहा, मुझे एक सफाई वाला लड़का पता है जो काम ढूंढ रहा है। वह अगले महीने से काम शुरू कर सकता है। अभी वह एक बैंक में काम कर रहा है, लेकिन उसकी पगार उसे अभी तक नहीं मिल रही, इसलिए वह छोड़ना चाहता है। अच्छा, तो कल उसे मेरे पास भेज देना, श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा। सीताराम खुश था कि वह अपने दोस्त और ग्राहक दोनों की मदद कर सका। उसने गट्ठर को अपने कंधे पर टांगा और चला गया। श्रीमती श्रीवास्तव को खरीदारी करनी थी। उन्होंने आया को बच्चे की देखभाल करने के निर्देश दिए और रसोइये को दोपहर के भोजन में देरी न करने के लिए कहा। फिर वह कपड़ों की दुकानों का दौरा करने पीपल नगर के बाजार में चली गई। बाजार के एक छोर पर एक बड़ा घना इमली का पेड़ था और यहीं श्रीमती श्रीवास्तव को उनकी सहेली श्रीमती भूषण गर्मी से बचने के लिए छाया में बैठी मिली। श्रीमती भूषण अपने बड़े रुमाल से खुद को हवा कर रही थी। उन्होंने गर्मी की शिकायत की, जो उनके अनुसार पीपल नगर के इतिहास में अब तक की सबसे भीषण गर्मी थी। फिर उन्होंने श्रीमती श्रीवास्तव को उस कपड़े का नमूना दिखाया जिसे वह खरीदने जा रही थी और 5 मिनट तक उसके रंग, बनावट और डिजाइन पर चर्चा की। इस विषय पर चर्चा पूरी करने के बाद श्रीमती श्रीवास्तव ने कहा, क्या आप जानती हैं कि सेठ गोविंद राम का बैंक अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा? आज ही सुबह मैंने एक सफाई वाले से सुना जिसे पिछले महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। अरे, ये तो भयानक है, श्रीमती भूषण ने कहा। अगर वे सफाई वाले को तनख्वाह नहीं दे पा रहे तो वाकई बहुत बुरी हालत में है। इसका मतलब तो यह है कि बाकी कर्मचारियों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही होगी। उसने श्रीमती श्रीवास्तव को इमली के पेड़ पर छोड़ दिया और अपनी पति की खोज में चल पड़ी, जो कि कमल किशोर की फोटोग्राफी की दुकान के सामने बैठे थे और दुकानदार से बात कर रहे थे। तो तुम यहाँ हो, श्रीमती भूषण ने चिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हें लगभग 1 घंटे से ढूंढ रही थी। तुम कहाँ गायब हो गए? कहीं नहीं, कहीं नहीं, श्री भूषण ने उत्तर दिया। अगर तुम एक दुकान पर खड़ी रहती तो मैं तुम्हें ढूंढ सकता था, लेकिन तुम एक दुकान से दूसरी दुकान की ओर जाती हो, जैसे फूलों के बाग में एक भौरा। शिकायत करना मत शुरू करो, सहन करने के लिए गर्मी ही काफी है। मुझे नहीं पता कि पीपल नगर में क्या क्या हो रहा है, यहाँ तक कि बैंक भी दिवालिया होने वाली है। क्या? कमल किशोर ने अचानक बैठते हुए कहा। कौन सा बैंक? पीपल नगर बैंक, और नहीं तो क्या। मैंने सुना है कि उन्होंने कर्मचारियों को
वेतन देना बंद कर दिया है। मुझे मत बताना कि तुम्हारा वहां खाता है, मिस्टर किशोर। नहीं, लेकिन मेरे पड़ोसी का है, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। और उन्होंने पास के नाई की दुकान के मालिक दीपचंद को बुलाया। दीपचंद, क्या तुमने हाल की बात सुनी? पीपल नगर बैंक डूबने वाला है। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके अपना पैसा निकाल लेना चाहिए। दीपचंद, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति के बाल काट रहा था, इतना चौंका कि उसका हाथ कांप गया और उसने अपने ग्राहक के दाहिने कान को काट दिया। ग्राहक ने दर्द और संकट में चिल्लाया। दर्द कान कटने की वजह से, और संकट क्योंकि उसे अभी अभी जो भयानक खबर मिली थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एक टेलीफोन की ओर दौड़कर सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। जब उसे ये पता चला कि सेठ कश्मीर में छुट्टियां मना रहा है, तो उसने इसे बैंक गिरने का प्रमाण मान लिया और तुरंत अपने पैसे निकालने के लिए दौड़ पड़ा। यह खबर बाजार में जंगल की आग की तरह फैल गई। सामान्य व्यापारी की दुकान पर ग्राहकों के बीच घूमने लगी और फिर यह विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल गई। पान बेचने वाले, दर्जी, ठेले वाले, ज्वेलर्स और फुटपाथ पर बैठे भिखारी तक। पुराना भिखारी गणपत का एक पैर टेढ़ा था। वह वर्षों से फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग रहा था और शाम को कोई उसे एक गाड़ी में ले जाता था। वह कभी चलने के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन अब जब उसे यह पता चला कि बैंक डूबने वाला है, तो गणपत ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। वह अचानक अपने पैरों पर कूद गया और वास्तव में बैंक की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। जल्द ही सबको ये पता चल गया कि उसके पास 1,000 रुपए की बचत राशि थी। लोग सड़क के किनारे समूह में खड़े होकर स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। पीपल नगर में कभी कभी ही संकट आता था, कभी बाढ़, भूकंप या सूखा नहीं होता था, और पीपल नगर बैंक के जल्दी डूब जाने की बात ने सबको बात करने, अटकलें लगाने और अराजकता में दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। कुछ लोग अपनी दूरदर्शिता का बखान करने लगे, खुद को इस बात पर बधाई देने लगे कि उन्होंने पहले ही अपना पैसा निकाल लिया है या कभी कोई पैसा डाला ही नहीं। अन्य लोग गिरावट के कारण पर अटकलें लगाने लगे, इसे सेठ गोविंद राम की अति व्यस्तता के कारण समझते हुए। एक ने कहा कि सेठ राज्य से भाग गया है। दूसरे ने कहा, अरे वो तो देश छोड़ के भाग गया है। तीसरे ने कहा, वह पीपल नगर में छिपा हुआ है। चौथे ने कहा, उसने इमली के पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली है और सुबह में उसे सफाई वाले लड़के ने पाया था। दोपहर तक छोटे बैंक ने अपनी सभी तैयार नकदी खत्म कर दी और परेशान मैनेजर अब बड़ी दुविधा में था। इमरजेंसी फंड केवल 30 मील दूर किसी अन्य बैंक से प्राप्त किया जा सकता था और वह सुनिश्चित नहीं था कि वह भीड़ को कब तक इंतजार करने के लिए मना सकेगा। और कश्मीर में अपनी हाउस बोट पर सेठ गोविंद राम से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। लोगों को काउंटर से वापस लौटा दिया गया और उन्हें अगले दिन वापस आने के लिए कहा गया। उन्हें यह बात पसंद नहीं आई और इस प्रकार वे बैंक के दरवाजे के बाहर इकट्ठा होकर चिल्लाते हुए, हमें हमारे पैसे दो या हम तोड़फोड़ करेंगे, और सेठ को लाओ, हम जानते हैं कि वह सुरक्षित लॉकर में छिपा हुआ है। ऐसे शरारती लोग जो बैंक में एक पैसा भी नहीं रखते थे, भीड़ में शामिल हो गए और माहौल को आक्रामक कर दिया। मैनेजर दरवाजे पर खड़ा होकर उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने ये घोषित किया कि बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इसे निकालने का कोई तत्काल तरीका नहीं है। उसने उन्हें घर जाने के लिए कहा और अगले दिन वापस आने का आग्रह किया। हमें यह अभी चाहिए, भीड़ में से एक ने चिल्लाते हुए कहा, अभी अभी अभी। और एक ईंट हवा में उछली और पीपल नगर बैंक की कांच की खिड़की को तोड़ते हुए गिर गई। नाथू अगली सुबह बैंक की सीढ़ियां झाड़ने आया। उसने सीढ़ियों पर बिखरे हुए कचरे, टूटे हुए कांच और पत्थरों को देखा।
भय और घृणा के संकेत में उसने अपने हाथ को उठाते हुए कहा, गुंडे, गधे की औलाद, जैसे कि देर से वेतन मिलना ही काफी नहीं था कि अब मेरा काम और भी बढ़ गया है। उसने अपनी झाड़ू से सीढ़ियों को पीटते हुए कचरा बिखेर दिया। सुप्रभात नाथू, धोबी के लड़के ने अपनी साइकिल से उतरते हुए कहा, क्या तुम अगले महीने के पहले से ही एक नई नौकरी के लिए तैयार हो? मुझे लगता है कि तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, अब जब ये बैंक बंद होने ही वाला है। किस तरह? नाथू ने कहा, क्या तुमने नहीं सुना? खैर, तुम यहां रुकना बेहतर समझो, जब तक कि पीपल नगर की आधी जनसंख्या अपने पैसे निकालने के लिए नहीं आ जाती। और उसने खुशी खुशी लहराते हुए कहा कि उसका बैंक में कोई खाता ही नहीं था, और वह अपनी साइकिल पर तेजी से वहां से चला गया। नाथू वापस सीढ़ियों को झाड़ने की प्रक्रिया में लौटकर खुद से बड़बड़ाया। जब उसने अपना काम खत्म किया तो वह सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठ गया और मैनेजर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। उसने अपनी पगार लेने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। किसने सोचा था कि बैंक बंद हो जाएगा? उसने अपने आप से कहा, और दूर किसी विचार में खो गया। मुझे यह सोचना पड़ेगा कि यह सब कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमने यह जाना कि कैसे एक छोटी सी बात एक बड़ी अफवाह बन जाती है, जबकि बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।